हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना प्रत्यास्थता चल रही थी ना। अपना टॉपिक चल रहा था प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी। ये नेत्र बना हुआ है भैया, मानव नेत्र। पढ़ा था तुम लोगों ने हाई स्कूल में। पढ़ा ही होगा, बस एक ही चीज़ तो पढ़ाई जाती है वहाँ पे। हाँ भाई, तो प्रत्यास्थता में अपने लास्ट टाइम पे एक नियम पढ़ा था, हुक का नियम पढ़ा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में, ठीक है। प्रत्यास्थता के चैप्टर में हुक का नियम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हुक का नियम क्या कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा तक या लघु विकृतियों के लिए जो हमारा किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल है, प्रतिबल तो समझते हो ना, जैसे बताया था पूरी बॉल है, तुमने उस पर बल लगा दिया नीचे की तरफ, विरूपक बल जो उसको दबा गया। अब ये स्प्रिंग जो है या बॉल जो है वो कहाँ उठना चाहती है, ऊपर। ऊपर उठने के लिए इतना जो बल लगेगा वो बल ठीक इसके बराबर ही होता है। जैसे अगर 5 न्यूटन का ये होगा तो 5 न्यूटन का ही ये होगा, समझ गए। तो चाहे प्रतिबल कह लो और चाहे विरूपक बल कह लो, वो सेम ही रहेंगे, समझ गए। विरूपक मतलब वो शेप बिगाड़ने वाला, दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ तुम्हें फिर से खींच के लाएगा बैक पोजीशन में, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबल, स्ट्रेस। तो ये प्रतिबल है वो समानुपाती होता है किसके, विकृति के। लेकिन ध्यान रखो किसके लिए, केवल लघु विकृतियों के लिए। जब जो परिवर्तन हो बहुत छोटा हो, जैसे हम तार को खींच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 1 मीटर के तार को खींच के अपने 1.5 मीटर कर दिया या 2 मीटर कर दिया, वो तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। हमें चाहिए कि अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा बहुत ही कम परिवर्तन हो, तब जो हमारा प्रतिबल होगा वो उसमें उत्पन्न विकृति की कैसा होता है, समानुपाती। समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लिखेंगे किससे, ई से। ई से ही लिखा था ना। अब ई का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, प्रतिबल और जो विकृति को कम भेज दो नीचे, जहाँ पे ई जो है वो क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। ये प्रतिबल है, ये विकृति है, समझ में आ गई बात। अब बेटा जो प्रतिबल है अपने, वो भी कई तरह के थे, विकृति भी कई तरह की थी, ठीक है। तो जो विकृति है उसके हमने 3 टाइप आपको बताए थे, कौन कौन से थे, देखो कौन कौन से थे। एक तो थी आयतन विकृति, इसके पहले एक होती है अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति कैसे होती है, लंबाई की दिशा में, जैसे तार था अपना, ठीक है, उस पे अपन ने बाहर लगा दिया नीचे की तरफ, तो थोड़ी सी उसमें वृद्धि हो गई तार की लेंथ में, समझ गए। मतलब 0.1 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर इस तरह से वृद्धि हो गई लंबाई की अनुदिश, उसे अनुदैर्घ्य विकृति कहेंगे। आयतन विकृति, आयतन बढ़ जाने, जैसे गुब्बारे को हमने एग्जाम्पल दिया था, गुब्बारा कम फुलाया तो कम आयतन है, ज़्यादा फुला दोगे तो उसके आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा, और जो आयतन में परिवर्तन आएगा उसे हम कहेंगे आयतन विकृति, ठीक है। और तीसरा हमने बताया था अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति समझते हो ना, ये चीज़ यहाँ पे फिक्स है, ये सीधी रखी हुई है, अगर इसका ऊपर वाला सतह पकड़ के नीचे की तरफ झुका दें ऐसे, इस टाइप से, तो बीच में एंगल बन गया कुछ थीटा, समझ रहे हैं ना। बुक से समझ लो, बुक का पेज पहले एकदम सीधा रखा था, एक पेज पकड़ के सीधा ऐसा उठा दो, उसको नीचे से तो फिक्स है वो, थोड़ा सा अगर झुका दोगे कुछ एंगल बनेगा बीच में, बनेगा, उसे कहेंगे अपरूपण विकृति, ठीक है। अब
चलो ठीक है। इसके बाद हमने प्रतिबल भी पढ़े थे, वो भी कई तरह के होते, जैसे अनुदैर्घ्य प्रतिबल था, अनुदैर्घ्य प्रतिबल है, अविलंब प्रतिबल है और स्पर्श रेखीय प्रतिबल है। ये 3 तरह के हमारे प्रतिबल भी थे। ठीक है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल था जो लंबाई की दिशा में लगे। ठीक है, और कौन सा था? अविलंब प्रतिबल था। समझते आना है एक चीज़। और एक स्पर्श रेखीय प्रतिबल था। ठीक है, अब देखो वैसे हमारी जो विकृति होती है वो कौन सा बल लगा था? विरूपक बल, उसी के द्वारा विकृति होती है। लेकिन जितना विरूपक बल लगता है उतना ही तो हमारा प्रतिबल लगता। अभी समझा है? जैसे विरूपक बल ने 2 न्यूटन के बल से आपका शेप बिगाड़ा, प्रतिबल भी 2 न्यूटन का लगेगा। समझे? तो कहीं पर भी डेफिनेशन देते समय हम विरूपक बल नहीं कहते। मालूम है कि विरूपक बल जो है वो प्रतिबल के बराबर ही होता, बस वो अंदर की तरफ लगेगा, प्रतिबल बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम जनरली क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। तो क्या होगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल जो है ये तब काम में आएगा, मतलब तब बैक करेगा जब अनुदैर्घ्य विकृति हो। समझ रहे? जैसे आपने लंबाई की अनुदिश विकृति हो गया, उसको अपनी बैक पोजीशन में जाना है फिर से। समझे बात को? जैसे जो अपनी रबड़ होती है उसको थोड़ा सा खींचो तो लंबाई की अनुदिश खींचेगी वो। तो अब बैक पोजीशन में अगर जाना है तो ऊपर की तरफ जो बल लगेगा या प्रतिबल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। समझ गए? आयतन विकृति क्या है? नहीं, अभिलंब प्रतिबल क्या है? वही है, गुब्बारे वाला सिस्टम है। देखो गुब्बारा अपन ने फैलाया, गुब्बारे को जब फैलाओगे ना तो जो प्रेशर लगेगा एकदम बाहर की ओर लगेगा। समझ गए? हर जगह। समझे? गुब्बारे एक जगह थोड़ी फूलता, वो तो हर जगह से फैले। गुब्बारे का ये जो सरफेस है, समझे? ये जो सरफेस अपना है गुब्बारे का पूरा गोल, जब आप अंदर से एयर भर रहे हो तो जो प्रेशर लगाएगा वो अविलंब लगाएगा 90 डिग्री पे हर जगह से, तब जाके वो एक आकार में फूलेगा। मान लो ऐसा हो जाए कहीं से ज़्यादा लगे कहीं से कम, तो गुब्बारा एक जगह से ज़्यादा फूलेगा एक जगह से कम फूलेगा। ऐसा तो होता नहीं। अंदर जाने के बाद जो गैसें होती हैं वो गुब्बारे की दीवार पर लंबवत प्रेशर डालेंगी बाहर की तरफ हर जगह से। समझ गए? तो गुब्बारा एक शेप में एक आकार में बढ़ेगा और आयतन पूरे एक साथ बढ़ेगा वो। समझ गए? तो वो हमारा क्या है? अविलंब प्रतिबल के कारण क्या उत्पन्न होती है? आयतन विकृति। और स्पर्श रेखीय प्रतिबल हमने आपको पहले बताया, कोई चीज़ ऐसी रखी हुई थी, यहाँ नीचे हमने फिक्स कर दिया। अब देखो ऊपर से पकड़ के टच करके केवल उसको ऐसे खिसकाना है, ना उसको दबाना है ना उसको पकड़ के ऐसे उखाड़ना है। ऐसे पकड़ के ना केवल ऐसे झुकाना है, केवल स्पर्श रेखा में लगाना है। इसका मतलब ये है कि स्पर्श रेखीय जो प्रतिबल है उसके कारण विकृति होती है अपरूपण। अपरूपण मतलब वो एंगल वाली। समझ गए? यहाँ पकड़ना। कभी कभी चेयर देखी है वो कुर्सी वाली, अरे लकड़ी वाली नहीं होती चेयर, ऐसे इस टाइप की। ये हमारी पटिया हो गया, एक उनने यहाँ पे लगा दिया सिस्टम। नाव वगैरह होते थे पुराने वाले, उनके यहाँ मिलती थी। ऐसे बैठोगे, अब जी क्या होती थी, कभी ऐसे ऐसे हिलती रहती थी वो। इधर तो नहीं हिलेगी लेकिन ऐसे ऐसे हिलती रहती थी वो। देखा? तो जैसे अभी स्टैटिक रखी हुई है, मान लो इधर को फोर्स लगाओगे थोड़ी सी इधर को झुक जाएगी वो। तो जो तुमने बल लगाया वो स्पर्श रेखा में लगाया इधर की तरफ। स्पर्श रेखा समझते हो ना, इस डायरेक्शन में। तो स्पर्श रेखा जब हमारा प्रतिबल लगेगा तब हमारी जो विकृति होगी वो कौन सी होगी? अपरूपण विकृति। बात समझ आ गई भाई? क्लियर? चलो, तो भाई फिर ऐसा है कि अगर हर जगह प्रतिबल अलग है, हर जगह विकृति अलग है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल के कारण हमारी अनुदैर्घ्य विकृति है, अविलंब प्रतिबल के कारण आयतन विकृति है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल के कारण अपरूपण विकृति है, तो फिर हमें प्रत्यास्थता गुणांक भी अलग अलग करने पड़ेंगे। समझ आ गई बात? हमें फिर प्रत्यास्थता गुणांक भी अलग अलग करने पड़ेंगे, सबको अलग अलग नाम देना पड़ेगा। ठीक है? तो उसी में हमारी सबसे पहली हेडिंग है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। हेडिंग लिखो जरा। ये चीज़ समझ आ गई? ये बहुत बेसिक है। प्रतिबल 3 तरह के और विकृति भी कितनी तरह की? 3 तरह की। ठीक है भाई? अनुदैर्घ्य प्रतिबल के कारण अनुदैर्घ्य विकृति, अविलंब प्रतिबल तब होगा जब आयतन विकृति, स्पर्श रेखीय प्रतिबल तब होगा जब अपरूपण विकृति। ठीक है? अभी आप हेडिंग लिखो जरा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक।
हेडिंग लिखो जरा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक। हो गया। इसके अंदर लिखो, ब्लू पेन से लिखना अभी। इसको यंग मॉडुलस कांस्टेंट बोलते हैं, यंग मॉडुलस कांस्टेंट। तो यंग एक साइंटिस्ट हैं, और ठीक है, ये काफ़ी यंग थे, इसलिए इनने अपना नाम यंग रख लिया। लिखो, वस्तु की एकांक लंबाई में, वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को, वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले, वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। फिर से सुन लो, वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। ठीक है, लाइन चेंज करो। वस्तु के अनुप्रस्थ काट के, वस्तु के अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट समझते हो ना, ये वाला एरिया, सामने वाला एरिया। दो तरह के एरिया होते हैं, एक तो ये वाला एरिया होता, ठीक है, एक ये वाला भी एरिया होता है। इसे तो वक्रपृष्ठ कहेंगे आप लोग। ये जो होता है इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक है, देखो, हाँ क्या लिखा आपने, वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को, लगने वाले बल को अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्घ्य लिख लोगे ना यार, ये लोग पूरा लिखते रहे। अनुदैर्घ्य, ये लिखा है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं, अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं, अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं। हो गया। अब लाइन चेंज करो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लाइन चेंज करो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। प्रत्यास्थता की सीमा में, प्रत्यास्थता की सीमा में जब तक हुक का नियम लागू होता है, प्रत्यास्थता की सीमा में जब तक हुक का नियम, हुक साइंटिस्ट बताई थी ना, हुक, हुक का नियम लागू होता है, लागू होता है, तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, ये लिखा है अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का, उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं।
यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे इसे कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। ये देखो बोर्ड पे लिख दिया हमने। इसे कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, वाई से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब लाइन चेंज करो और मतलब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो ज़रा, ठीक है। और लिखो माना किसी तार की लंबाई कैपिटल एल, माना किसी तार की लंबाई कैपिटल एल और त्रिज्या स्मॉल आर है, उसके एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से बांधकर दूसरे सिरे से mg भार लटकाया जाता है। mg भार लटकाया जाता है और प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत उसकी लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। तब अब कॉपी के साइड में जरा डायग्राम बनाना, पतला सा डायग्राम है, बनाओ पहले फिर समझाते हैं इसको। साइड में बनाना, ठीक है। बल बटे में अनुप्रस्थ काट, ठीक है। यहाँ पे अनुप्रस्थ लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, अनुप्रस्थ काट।
ये लिखा है लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई। शॉर्ट फॉर्म सुन लो, नहीं तो रोते रहो फिर। ये लंबाई में वृद्धि है, ये प्रारंभिक लंबाई है, ठीक है। ये दिख रहा ना नीचे, लिखो भाई जल्दी लिखो। इसको नोट कर लो, फिर बता रहा। लिख गया? चलो समझो। देखो, इसलिए ये सिस्टम ना अभी बिगाड़ा नहीं हमने। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हुक का नियम क्या था। हुक जी कहते थे प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो एक कांस्टेंट होता। जैसे हम नाम देते हैं ई कहते थे ना पहले, प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, ठीक है, या मॉडुलस कांस्टेंट। अब प्रतिबल कई तरह के हैं, 3 तरह के, विकृतियाँ भी 3 तरह की। एक प्रतिबल और एक विकृति लो, यानी अनुदैर्घ्य प्रतिबल के साथ में अगर हम अनुदैर्घ्य विकृति ले लें, ये देखो ये दिख रहा था मैं, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक। देखो ये जो अपना तार था, छत से अपन ने टांग दिया, जिसकी लंबाई पहले L थी, इसके नीचे हमने एक भार लटका रखा था mg, जितने भी किलो का हो, ठीक। अब भार उस रॉड को कहाँ खींचना चाहता, नीचे की तरफ, तो उस पर एक बल तो लग ही रहा जो उसको खींचने का काम कर रहा, मतलब कह लो विरूपक बल। और हमने कहा था जितना विरूपक बल होता उतना ही प्रतिबल होता, बताया ना। विरूपक बल शेप बिगाड़ता है, प्रतिबल शेप को बनाता है फिर से, ठीक है।
तो इस पे नीचे की तरफ जो भार लग रहा है वो हमारा mg हो गया। जो भार है वो एक बल होता, पता है ना बात, द्रव्यमान बल नहीं होता, भार एक बल होता जो कि पृथ्वी लगाती है, पता है ना ये सब चीज़ें, बहुत डिस्कस कर चुके हैं इस पर हम पहले, अब हमारे पास बकवास करने का टाइम नहीं है इन सब। तो mg जो है वो हमारा एक भार है, ठीक है, जो कि बल का काम करेगा कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। और इस L लेंथ में थोड़ा सा हो जाएगा परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो जाएगा, डेल्टा L का सूक्ष्म परिवर्तन होगा जो कि तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। तो पहले ये बताओ विकृति कौन सी हुई, अनुदैर्घ्य विकृति, लंबाई की अनुदिश। और जो हमारा ये जो mg लग रहा फिर मतलब जो भार या बल लग रहा जो, वो कौन सा क्या होगा, क्या जनरेट करेगा, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, समझ गए, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। तो पहले आ जाओ जरा प्रतिबल पे, अनुदैर्घ्य प्रतिबल पे। प्रतिबल पलटो पीछे, हमने देखो प्रतिबल पूरा समझाया था, उसमें बताया था फॉर्मूला क्या होता, F/A बल बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, होता है कि नहीं। अब जी अपनी रॉड है, ठीक है, नीचे का जो एरिया होगा वो तो गोल होगा ना यार, और जब गोल होगा यहाँ पे, यहीं पे तुम्हारा mg लटका रखा है नीचे, समझिए mg यहीं से तो लटकाया तुमने नीचे, तो इस पे जो लग रहा इसका एरिया क्या लिखोगे, πr², गोल है सामने से, गोले का एरिया कितना लिखते हो, πr², गोले का नहीं वृत्त का, वृत्त है ये, गोला तो 3D होता वो नहीं, ये वृत्त है एक सर्कल प्लेट टाइप में, तो क्या होगा एरिया πr²। जो बल लग रहा नीचे की तरफ वो कितना है, mg, ये हो गया अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अब आ जाओ जरा अनुदैर्घ्य विकृति पे, ठीक है। तो विकृति क्या बताई थी हमने, क्या बताई थी विकृति, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, समझ गया ना। तो लंबाई में वृद्धि या परिवर्तन, परिवर्तन कितने का है देखो जरा, डेल्टा L का, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी इनिशियली, L, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति। तो ये हमारा प्रतिबल हो गया जो कि बल बटे क्षेत्रफल से निकाला, प्रतिबल का फॉर्मूला बल बटे क्षेत्रफल, सिंपल। विकृति मतलब जितनी वृद्धि होगी वो जितना स्टार्टिंग में था वो, उन दोनों का रेशियो, स्टार्टिंग में था कैपिटल L, वृद्धि कितने की हुई, डेल्टा L, ये हो गया अनुदैर्घ्य विकृति। अब इन दोनों से जो बनता है प्रत्यास्थता गुणांक तो कहेंगे उसको, लेकिन एक नया नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इतनी सी बात है बस, समझ गए। यहाँ पे जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसको हम यंग आगे लगा देंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बंदा समझ जाएगा कि लंबाई में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Y से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Y से। अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य विकृति। अब बताओ अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या बना, mg πr², और अनुदैर्घ्य विकृति कितनी बनी, डेल्टा L बटे में कैपिटल L, यही है। अब क्या होगा, y को यहीं रखो, mg सबसे नीचे वाला जो कैपिटल L है वो ले जाओ सबसे ऊपर, ठीक है, और बटे में πr² है और इनटू में डेल्टा L है, ये हमारा फाइनली फॉर्मूला बन गया, जहाँ पे mg क्या था, बल, F या प्रतिबल कह लो, जो कहाँ की तरफ प्रतिबल, तो देखो प्रतिबल जब है तो F/A होगा, और केवल बल है तो कैपिटल F होगा, फ़र्क होता है दोनों में, समझ गए। प्रतिबल क्या है, एकांक लंबाई पे, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, जैसे टोटल एरिया A है, उस टोटल एरिया A पे कितना बल लग रहा, F, तो अगर हम एरिया 1 करते हैं तब बल कितना लगेगा, F/A, बताया था ना, ये चीज़ कहाँ पहुँच जाती है, नीचे। तो ये जो है एकांक लंबाई या एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो बल है उसे हम प्रतिबल कहते हैं, समझ गए। टोटल बल तो F था, एकांक क्षेत्रफल पे जो बल है वो हमारा क्या होगा, प्रतिबल F/A, ठीक है। तो ये हमारा F है, ठीक है। इसलिए हमें जो फॉर्मूला है उसका याद करने का एक तरीका है, जो यंग मॉडुलस कांस्टेंट है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, FL, फेयर एंड लवली, समझ गए ना, FL फेयर एंड लवली, और बटे में A इंटू डेल्टा L, ये एरिया है ना, फेयर एंड लवली बटे में A इंटू डेल्टा L, फेयर एंड लवली बटे में A इंटू डेल्टा L। इस पे सवाल बनते हैं इसलिए इतना जोड़ दे रहा है इस पर, ठीक है। अब आ जाओ इसके मात्रक पे, फॉर्मूला तो बन गया y का, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। अब आ जाओ इसके काय पे, फॉर्मूले, मात्रक पे। तो मात्रक क्या होगा सुनो, देखो जो y था उसमें आपने क्या करा, अनुदैर्घ्य प्रतिबल के बटे में क्या करी आपने, अनुदैर्घ्य विकृति, यही की, ठीक है। अब विकृति तो होती डेल्टा L बटे में L, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कट गया, नीचे का विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, कभी ध्यान रखो हमेशा, ऊपर भी मीटर नीचे मीटर तो हट जाएंगे वो, ठीक है, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। अब आ जाए प्रतिबल पर, तो प्रतिबल क्या होता है, F/A, बताया ना यार,
बल बटे में क्षेत्रफल। F किस में होगा, न्यूटन, और A किस में होगा, मीटर स्क्वायर। यही इसका मात्रक होगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है उसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। समझ गए, क्लियर है। तो इसको नोट करके लिख लो नीचे, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हो गया, चलो। तो अपना यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। अब नीचे इसमें एक लाइन में लिख लो, लिखो कैपिटल वाई, यानी समझ गए हो यंग प्रत्यास्थता गुणांक। कैपिटल वाई का मान केवल ठोसों के लिए ही निकाला जा सकता है, केवल ठोसों के लिए ही निकाला जा सकता है। समझ गए। अरे लिक्विड जो होते हैं, द्रव जो होंगे, उनकी थोड़ी कोई लंबाई होती है, किसी भी शेप में आ जाता है वो तो, सेम गैसों में। समझ गए। तो जो लंबाई होती है वो ठोसों में रहेगी, तो फिर जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो ठोसों के लिए रहेगा, ठीक है। अब नीचे एक क्वेश्चन टाइप में लिखो, ब्लैक पेन से लिखना, ब्लैक पेन से लिखो। सिद्ध करें रबड़ की अपेक्षा, सिद्ध करें रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। ये क्वेश्चन था। अब नीचे आंसर लिखो, ब्लू पेन से लिखना पहले। हम जानते हैं कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल द्वारा उत्पन्न आकार और आकृति में परिवर्तन का
बाह्य द्वारा उत्पन्न आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है। और जो वस्तु या पदार्थ अधिक विरोध करता है या उसमें परिवर्तन लाने के लिए अधिक बाह्य बल लगाना पड़े, वह वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाएगी। ठीक है। हो गया। तो ये चीज़ तो समझी गए होगे अभी। ठीक है। जैसे अपन बात करें रबड़ की और स्टील की, तो स्टील की तार के खींचने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत मामूली परिवर्तन करने के लिए। और जो रबड़ है उसको आसानी से खींचा जा सकता है। तो जो प्रत्यास्थता है वो स्टील की ज़्यादा है, क्योंकि उसके आकार या आकृति में परिवर्तन करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जहाँ आकार में परिवर्तन करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाओगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक प्रत्यास्थ होगा। ठीक है। तो नीचे से लिखो, माना कि स्टील और रबड़, लाइन चेंज करके लिखना, माना कि स्टील और रबड़ के दो तार समान लंबाई कैपिटल L और समान त्रिज्या स्मॉल r के हैं। ठीक है। इन पर एक समान भार mg, देखो एक समान भार mg ये लिखा है बोर्ड पे, mg लगाने पर स्टील के तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा LS, S फॉर स्टील सफिक्स में लगाना है इसको, डेल्टा LS, और रबड़ की लंबाई में वृद्धि डेल्टा LR, डेल्टा LS डेल्टा LR है। और माना कि स्टील और रबड़ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः YS और YR है। YS तथा YR हैं। ठीक है। तब हो गया। अब देखो, सबसे पहले स्टील के लिए बात कर लो। दोनों से अपन ने क्या करा, स्टील और रबड़ दोनों से एक भार लटका दिया नीचे mg, जैसे यहाँ पे लटकाया था। तो जाहिर सी बात है कि जो रबड़ होगी उसकी लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी, समझ गए, एज़ कम्पेयर टू स्टील में कम रहेगी वृद्धि, बहुत मामूली होगी, पता ही नहीं चलेगा। और रबड़ एकदम से खिंच जाएगी नीचे की तरफ, उसकी लंबाई में वृद्धि
ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्टील के लिए लिख लो पहले यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि अपना YS, समझ गया, Y फॉर यंग प्रत्यास्थता गुणांक, S फॉर स्टील। क्या होता फॉर्मूला, mg, यानी वो F हो गया, L तो ये लंबाई तो दोनों की बराबर ली थी हमने स्टार्टिंग में, प्रारंभिक लंबाई, तो उसको L ही रहने दो, और बटे में पाई आर स्क्वायर, रेडियस भी सेम ली थी। ठीक है, और डेल्टा L, अब जो परिवर्तन हुआ डेल्टा L का वो स्टील वाला लिखना है S, क्योंकि स्टील में परिवर्तन कम होगा तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा। प्रारंभिक लंबाई उनने सेम ली दोनों की, कैपिटल L, और त्रिज्या भी सेम ली तो RC लिखो, उसमें अब अलग से S या R लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर लिखेंगे रबड़ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, तो कितना होगा, ये भी mg बाहर है, लंबाई L है, पाई आर स्क्वायर एरिया रहेगा, और डेल्टा L यहाँ पे क्या लगा देंगे, R। ठीक है, समीकरण नंबर 1 डिवाइड बाय समीकरण नंबर 2 से, तो कितना हो जाएगा, YS बटे में YR बराबर, इनके बटे में जब ये करोगे तो देखो mg कट जाएगा, L से L कट जाएगा, समझ गए, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर बचेगा 1/∆s। अरे समझ रहे हो ना, काटने पड़ेंगे यार, इसके बटे में ये करोगे तो mg से mg, L से L, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर बनेगा 1/∆ls। डेल्टा L समझ रहे हैं, लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा मतलब परिवर्तन होता किस में, स्टील में, और 1/∆LR। ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचेगा, इनका इनमें गुणा कर दो, हो जाएगा डेल्टा LR, सबसे ऊपर पहुंचेगा बटे में डेल्टा LS। ठीक है, इसको नोट करो और बताओ इससे क्या सीखे अपन जल्दी।